welcome to all my physics creators and welcome to my YouTube channel that is Creative Physics by मानसी भारद्वाज। आपको इस चैनल पर 11th और 12th क्लास के इजी से इजी नोट्स मिलते हैं जिनको आप एग्जाम में लिख कर अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। तो हमने जो इंट्रोडक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंडक्शन का पहले हमने जो पार्ट किया था दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, उसमें हमने बताया था कि कैसे जो फैराडे सर ने बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इंड्यूस होता है, लेकिन बाद में मैक्सवेल सर ने उसके ऊपर उसका जो है कन्वर्स वो है ट्रू करना चाहा। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया था, मैक्सवेल सर ने जो हमारी कैपेसिटर की प्लेट्स थी उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। फिर जब उन्होंने देखा कि जो हमारा एम्पियर सर्किट लॉ था वो इनकंसिस्टेंट हो गया था, उसकी इनकंसिस्टेंटी हमने दिखा दी थी कि कैसे आया था। शुरू में हमने जो मैक्सवेल सर ने एक्सपेरिमेंट किया, जो पहले तो उन्होंने कैपेसिटर प्लेट कुछ इस तरीके से दी थी। मान लीजिए हमारी कैपेसिटर प्लेट्स थी, ये पॉजिटिव और ये वाली नेगेटिव। पहले जो उन्होंने लूप लिया था मैक्सवेल सर ने, तो इसके लिए तो हमारा जो है एम्पियर सर्किट लॉ वो प्रूव हो गया था कि जो मैग्नेटिक फील्ड का जो लाइन इंटीग्रल है क्लोज्ड लूप के लिए वो हमारा म्यू टाइम्स ऑफ टोटल करंट जो है फ्लोइंग इन दी सर्किट आ गया था। लेकिन बाद में जब उन्होंने सेकंड वाले सरफेस के लिए जो है ये वाला एक्सपेरिमेंट किया मैक्सवेल सर ने, तो उसमें उन्होंने क्या दिखाई दिया कि वहां पे जो है एम्पियर सर्किट लॉ जो है वो इनकंसिस्टेंट हो गया था, क्योंकि अब की बार उन्होंने जो लूप ली थी वो कुछ इन प्लेट्स के बीच से लेती हुई ली थी। तो उस केस में हमारे पास जो है एम्पियर सर्किट लॉ इनकंसिस्टेंट हो गया था, क्योंकि अब तक मैग्नेटिज्म में हम करते आए हैं कि इन प्लेट्स के बीच में कोई भी करंट नहीं होता। अगर करंट नहीं होता तो अगर हम इसका एम्पियर सर्किट लॉ यूज करेंगे कि B डॉट DL अगर हम लिखेंगे तो उस केस में हमारे पास जीरो आ गया था। इसीलिए यहाँ पे जो है मैक्सवेल सर ने अपने एक्सपेरिमेंट में देखा कि जो एम्पियर सर्किट लॉ है वो इनकंसिस्टेंट हो गया था। बाद में उनकी इनकंसिस्टेंसी को हटाते हुए उन्होंने क्या किया, खुद का ला दिया, जिसमें उन्होंने डिस्प्लेसमेंट कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट का यूज किया था। वो डिस्प्लेसमेंट करंट हमारा कब आया था, क्योंकि हमने देखा था कि हमारी कैपेसिटर प्लेट्स थी मान लिया, ठीक है। जब इसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट किया और इस तरीके से हमें पता है लूप लिया था, फिर क्या हुआ कि इसके जब हमने देखा, क्योंकि हमें पता है जब हम इस बैटरी को इसके साथ कनेक्ट करते हैं तो ये जो बैटरी क्या करती है, इसको जो कैपेसिटर प्लेट्स हैं उनको चार्ज अप करती है। जब जैसे ही ये चार्ज होना शुरू हो जाता है तो एक टाइम पे ऐसा होता है कि जब ये कैपेसिटर चार्ज हो रहा होता है तब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करता है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरी होने से यहाँ पे एक करंट इंड्यूस हुआ था जिसको हमने डिस्प्लेसमेंट करंट बोला था, दैट इज ID। तो यहाँ पे जो हमारे जो इलेक्ट्रिक फील्ड था उसके कारण यहाँ पे एक डिस्प्लेसमेंट करंट इंड्यूस हुआ था, जिसका यूज जो है मैक्सवेल सर ने अपने एक्सपेरिमेंट में किया था। ये बताया था कि कैसे ये हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट आया था दो कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में, क्योंकि अब तक मैग्नेटिज्म में हमने किया इन कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में कोई भी करंट नहीं था। तो उस केस में यहाँ पे हमारा एम्पियर सर्किट लॉ इनकंसिस्टेंट हो गया था। एम्पियर सर्किट लॉ इनकंसिस्टेंट होने से एम्पियर सर्किट लॉ इनकंसिस्टेंट होने से मैक्सवेल सर ने अपने जो कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट का यूज किया था। अब देखो, अब जो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट करंट है उसका देखेंगे कि उसकी क्या वैल्यू आई थी डिस्प्लेसमेंट करंट की। यहाँ पे इसको रिमूव कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे पहले हम दो प्लेट्स बनाएंगे फिर हम बनाएंगे, ठीक है। ये मान लिया हमारी कैपेसिटर प्लेट्स है कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये वाली हमारी पॉजिटिव होगी, ये वाली हमारी नेगेटिव होगी, ठीक है। पहले हमने इसको इसके साथ कनेक्ट किया, पहले ये वाला लूप लिया, ठीक है। सेकंड वाले में हम क्या मानते हैं, सेकंड वाला हम ये लिखेंगे कि मान लिया कुछ इस तरीके से है और अब की बार जो लूप है वो कुछ इस तरीके से है इन प्लेट्स के बीच में, क्योंकि हमें पता लेना हमें क्लोज्ड लूप ही है, ठीक है। ये हो गया, ये था। अब देखो इसका यूज किया था मैक्सवेल सर ने अपने एक्सपेरिमेंट में। अब क्योंकि यहाँ पे हमने बता दिया था कि कैसे मैक्सवेल सर ने बता दिया था कि कहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट आया और कैसे यूज किया उन्होंने डिस्प्लेसमेंट करंट का, वो सब हो गया था। अब हम बात करते हैं कि हमारे डिस्प्लेसमेंट करंट की जो वैल्यू आई थी, ठीक है, उसके बारे में। देखो अब तक हमें पता है क्या, हमें पता है कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एक क्लोज्ड लूप के लिए वेरिंग जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मान लिया कोई भी जो है चार्ज प्लेट है उसके चारों तरफ हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है
वो क्या होता है, क्योंकि हमने इलेक्ट्रिसिटी में अब तक पढ़ा है कि एक चार्ज प्लेट के चारों तरफ हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है दैट इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, वेयर सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये जो हमारे सिग्मा होता है दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये हमारी सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है। और जो ये सिग्मा होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है, ये हमारा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, यानी उस एरिया के अंदर कितना हमारा चार्ज हो रहा है, ये हमारी होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आया था एक अराउंड ए सरफेस जो चार्ज प्लेट है उसके चारों तरफ हमारा दैट इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन। अब इस सिग्मा की जगह पे हम चार्ज पर यूनिट एरिया लिख दें दैट इज ए एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया चार्ज पर यूनिट एरिया ए एप्सिलॉन नॉट। अगर इसको हम क्या कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई, मान लिया यहाँ पे ई डॉट ए लिख दें तो यहाँ पे क्या बन जाएगा दैट इज चार्ज पर यूनिट एप्सिलॉन। अब यहाँ पे जो है ई डॉट ए, क्योंकि अब तक जो इलेक्ट्रिसिटी वाली केस में हमने किया था मैग्नेटिज्म वाले में कि जो ई डॉट ए है वो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, क्योंकि अब तक जो फ्लक्स आ रहा था सफिक्स अगर ई यूज करें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा दैट इज क्लोज्ड लूप इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट ए, ये आ रहा था। जब हमने इसका यूज किया, क्योंकि हमें पता है कि जब इसको अगर हम इंटीग्रेशन से बाहर लेके आएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दैट इज बी ए कोस थीटा, ठीक है। अब क्योंकि हमने देखा था कि जो कोस थीटा होता है, जो एंगल होता है हमारा, वो क्या होता है, किस किस के बीच में होता है, जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है और जो एरिया वेक्टर होता है। अब मान लेते हैं कि कोई क्लोज्ड लूप है, मान लिया ऐसे करंट जा रहा है, ये हमने क्लोज्ड लूप ले ली कोई, मान लिया इसका एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है, ये हमारी कोई सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर इसके मान लिया इस तरीके से परपेंडिकुलर है। अगर इसी डायरेक्शन में हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉस कर रही है सेम ऐसे ही, क्योंकि ये एरिया हो गया मान लिया ऐसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एरिया वेक्टर है, तो ऐसे ही मान लिया ऐसे मान लिया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉस कर रही है, तो उस केस में हमारे पास जो इनके बीच में जो एंगल हो जाएगा वो जीरो बनेगा, क्योंकि सेम डायरेक्शन है एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड में, सेम डायरेक्शन होने के कारण बी ए कोस जीरो हमें पता है 1 होता है, तो उस केस में हमारे पास सिंपल जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो दैट इज ई ए आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ई ए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दैट इज फाई ई, यानी क्योंकि इनके बीच में एंगल क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा, एंगल सॉरी जीरो होने के कारण एंगल जीरो हो जाएगा, एंगल जीरो होने के कारण ओनली बी ए बन जाएगा। तो इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम ओनली केवल बी ए बी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एंगल जो है मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल जीरो बना, जीरो बनने के कारण कोस जीरो 1 होगा, तो डेफिनेटली हम इसको बी ए भी लिख सकते हैं सिंगल, ठीक। ई ए सॉरी ई ए होगा ना, सॉरी बी ए ई ए होगा ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो ई होता है ना, ये आ जाएगा ई, ठीक है। तो हम इसको ई ए भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये बी ए तो मैग्नेटिज्म में होगा ना, ये इलेक्ट्रिसिटी में हमने किया था कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो ई डॉट ए, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी में हमने किया था, तो इसलिए यहाँ पे ई ए बनेगा, ठीक है। तो इसको हम सिंपल ई ए भी लिख सकते हैं, तो इसको रिमूव कर दें, तो यहाँ से जो ई है इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से क्या बना दैट इज ई ए इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे इज इक्वल टू ये हमारा फील्ड दैट, ठीक है। यानी ये आया फाई ई क्यू एप्सिलॉन नॉट के इक्वल आया, यानी ये हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया। अब क्योंकि इस मान लिया इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसका अगर डिफरेंशिएशन कर दें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो यहाँ पे अगर इसका करेंगे तो हम d बाय डी टी ऑफ फाई ई इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट को बाहर ले लेते हैं, और यहाँ पे आ जाएगा डी क्यू बाय डी टी, ठीक है। और अब तक हमने देखो यहाँ से ये बना लास्ट, इसको रिमूव कर दें एक बार, क्योंकि यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है ना, इज इक्वल टू फाई ई यहाँ पे लिख देते हैं, और ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनेगा यहाँ पे हमारा दैट इज डी फाई ई बाय डी टी, और इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन, और ये आ जाएगा डी क्यू बाय डी टी, ठीक है। ये बना देखो। अब यहाँ से क्योंकि अब तक जो हमने कैपेसिटर प्लेट्स ली थी, यहाँ पे हमने देखा था कि जब चार्ज पर यूनिट टाइम चेंज हो रहा था तो वहां पे कौन सा करंट इंड्यूस हो रहा था, दैट इज डिस्प्लेसमेंट करंट, और हमने डिस्प्लेसमेंट करंट की डेफिनेशन भी देखी थी
कि जो डिस्प्लेसमेंट करंट है कहाँ पे इंड्यूस होता है, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करता है। ठीक है, तो यहाँ से जो dq बाई dt है वहां पे मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं, तो ये कौन सा वाला करंट होगा, दैट इज डिस्प्लेसमेंट करंट, क्योंकि ये कहाँ से इंड्यूस हुआ था, मैक्सवेल सर के एक्सपेरिमेंट में जब देखा था तो वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा था वहां से हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट प्रोड्यूस हुआ था। तो यहाँ से d फाई बाई dt इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन, और यहाँ पे हम इसको id लिख सकते हैं क्योंकि ये हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट आया था। तो यहाँ से अगर डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगी हमारे डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू, दैट इज इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट d फाई e बाय dt। देखो ये रिजल्ट आया हमारा फाइनल। जो हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट दिया था मैक्सवेल सर ने, वहां पे जो डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू है जो बुक्स में गिवन है, सॉल्यूशन है बुक्स में, वो ये है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट करंट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट d फाई e बाय dt। देखो यहाँ पे इसका फाइनल रिजल्ट लिख देते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है थोड़ा इसीलिए। तो यहाँ से जो डिस्प्लेसमेंट करंट आया वो हमारा क्या आया, दैट इज id इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट d फाई e, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स था और यहाँ पे d थी। ये हमारा फाइनल रिजल्ट आया था डिस्प्लेसमेंट करंट का। ये हमारा दिया था, ये मतलब ये करंट बताया था मैक्सवेल सर ने कि उनके प्लेट्स के बीच में ये करंट होगा, अदरवाइज हमारा एम्पियर सर्किट लॉ क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो गया, इसलिए उन्होंने फिर अपना खुद का लॉ दिया था। ठीक है, वो हम करेंगे, जो मैक्सवेल सर ने खुद का लॉ दिया था मैक्सवेल एम्पियर्स लॉ, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। यहाँ पे जो हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट होता है वो वाला जो पार्ट है वो क्लियर होता है। ठीक है, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे मैक्सवेल एम्पियर्स लॉ की, जो मैक्सवेल सर ने एम्पियर सर्किट लॉ के इनकंसिस्टेंट होने पे उन्होंने उसकी कमियों को देखते हुए फिर खुद का लॉ दिया था। ठीक है, वो सब हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लेक्चर में इतना ही। ओके, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।